तो कल के शो के बाद दोस्तों कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई, जैसे कि हम सबको मालूम था होने ही वाला है। लेकिन बात यह है कि कंट्रोवर्सी भुवन और राहुल के बीच में नहीं बल्कि भुवन और अली के बीच में बढ़ गई। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अली बिलाल इस चीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे और खुल के एकदम बात करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे थे इस कंपटीशन के बाद। तो चीज़ें बड़ी ही अनफॉर्चुनेट गई हैं। इस तरीके से अगर बाहर के कॉम्पिटिटर्स आकर के सोचते हैं और इस तरीके से फील करते हैं इंडिया का कोई एक शो खेलने के बाद, तो ये बहुत बुरा होता है। बाहर के कॉम्पिटिटर्स से मेरा मतलब है अली बिलाल। इस साल इन्होंने ये फील करा, पिछले साल इमरान खान जब आए थे खेलने तो उन्होंने भी फील करा। हालांकि वो इंडियन है लेकिन कतार में रहते हैं, जो भी उनका स्टेटस है उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मेन ये है वो भी इंडिया में प्रो शो खेलने के लिए आए थे और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर के गए थे। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी उनके चेहरे पे और बिल्कुल भी खुश नहीं थे रिजल्ट से। उस टाइम पे मैंने क्लियरली बोला था कि मेरे हिसाब से इमरान को जीतना चाहिए। हालांकि उस टाइम पे फ़ैन फेवरेट भुवन थे। तो ये 1 साल पहले, लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। आज फ़ैन फेवरेट भुवन नहीं है, स्टिल जीते भुवन इस बार भी है। लेकिन इस बार अली बिलाल और यहाँ पर राहुल फिटनेस को लोग मानते हैं कि जीतना चाहिए था। अली अपनी एक नाराज़गी जाहिर करते हुए इंस्टा लाइव पर आते हैं जिसमें कि वो बात करते हैं IFBB प्रो सैम यानी कि निशांत से। और अली का शेरू से ऐसा विश्वास उठ गया कि बोलना शेरू चाहते थे, बोल ये दिया कि मेरा IFBB से ही विश्वास उठ गया। तो उन्होंने बोला आई एम डन विद द शो, मेरा हो गया है भैया। तो बड़ी पहले तो मेरे को हैरानी हुई कि हिंदी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में 1-2 बार पहले भी हमने इनको देखा है हिंदी बोल सकते हैं, ये बोलते हैं। बट एक डिसअपॉइंटमेंट वाली जो बात है ना, वो एक सीरियस बात है। लेकिन सबसे बड़ा दुख जो इनको था ना दोस्तों, वो था गुलाब जामुन का। इनको कोई 950 रुपए के सिर्फ 2 छोटे छोटे गुलाब जामुन खिला के चला गया। भैया इससे बड़े गुलाब जामुन नहीं थे, इतने इतने गुलाब जामुन ले जाए यार। ओहो, एक आदमी चाहे तो चाहे कहाँ, टिकट तो ओलंपिया तो दी नहीं, गुलाब जामुन भी दिए, वो भी इतने छोटे छोटे। 900 के गुलाब जामुन लेके आए, इतने छोटे छोटे। अच्छा, 950 के नहीं, 900 के थे वो, मुझे लगा 950 के खिला दिए। तो इसके ऊपर तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन मेन हम अपनी वीडियो पे बात करते हैं क्योंकि आज ये सीरियस वीडियो है। इस तरीके से अगर बाहर के एथलीट्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर हमारे इंडियन एथलीट्स जैसे कि निशांत ने अगर ये बात बोली कि मैं भी कम्पीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर पार्शियलिटी होती है, एक ही बंदे को जिताते हैं। और निशांत कहते हैं यही एग्जैक्टली मेरा भी रीज़न है। और अली को ये बात बोल देते हैं कि अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि मेरा दुख क्या है, मैं क्यों कम्पीट नहीं करता इंडियन शोज़ में। तो इस तरीके से अगर हमारे इंडियन एथलीट्स या बाहर से आने वाले एथलीट्स डिसअपॉइंट होकर के जा रहे हैं, इसका कोई तो आंसर होना चाहिए ना। क्या अली बिलाल जो डिसअपॉइंट होके गए, अभी मतलब इंडिया में ही है लेकिन चले जाएंगे, पिछले साल इमरान डिसअपॉइंट होके गए, निशांत भी खुश नहीं है, तो क्या ये 3 एथलीट्स जो नाखुश हैं, क्या इन्हें डिसअपॉइंट होने का भी हक नहीं होना चाहिए? मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं खुश रहो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अली इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे इस इंटरव्यू के दौरान, मतलब इंटरव्यू नहीं है, लाइव चैट के दौरान, कि उन्होंने ये बोला कि भुवन जो इस बार मुझे हरा के गए हैं 2 स्पॉट्स से, अगर ओलंपिया में आते हैं तो इस बार उनको 8th प्लेस पे आना चाहिए कम से कम। क्योंकि अली पिछले साल हमें याद है 9th पे आए थे ओलंपिया डेब्यू के अंदर, और भुवन अगर उनसे बेटर है, जो कि इस शो में जजेस ने साबित करने की कोशिश करी, तो इसका मतलब भुवन को ओलंपिया में भी उनसे बेटर होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने कई बार बोला है कि मान लो किसी प्रो शो में एक बॉडी बिल्डर ने दूसरे को बीट कर दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ओलंपिया में भी उसको बीट कर देगा। आर्नोल्ड में हम कितनी बार देखते हैं, 2016 सेड्रिक ने यहाँ पर हरा दिया था काई ग्रीन को आर्नोल्ड में प्री जजिंग के अंदर, और वो काई ग्रीन जो कि फिल हीथ को हराने का दम रखते हैं, सेड्रिक ने उन काई ग्रीन को हरा दिया। तो सेड्रिक को तो फिर ओलंपिया में भी बहुत टॉप पे आना चाहिए, 2nd 3rd तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन ओलंपिया में वो आते हैं 9th। और ऐसा हर बार उनके साथ हुआ था जब तक वो कम्पीट करा करते थे, लेट सेड्रिक मैकमिलन। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर किसी प्रो शो में, आर्नोल्ड क्लासिक में या शेरू क्लासिक ही मान लो जो अभी हुआ, इसमें अगर टॉप पे आके चल रहा है तो ओलंपिया में भी वो टॉप आएगा। जैसे अभी बोला ना कि भुवन अगर मुझे यहाँ पर हरा के चल रहे हैं शेरू में, तो यहाँ पर तो टॉप पे है भुवन, तो ओलंपिया में भी टॉप पे आ जाएंगे और मुझे हरा देंगे, ऐसा बोला अली बिलाल ने। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कि भुवन उनको ओलंपिया में हरा दें। अली बिलाल 9th आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भुवन अब 8th आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीते तो वहाँ पर भी जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट, सबसे ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन जो इस चीज़ को पूरा बदल के रख देती है। वो ये आता है कि जब हमने ये देखा था ना कि सेड्रिक 9th आए ओलंपिया में, तो वो सेम सेड्रिक नहीं थे जो आर्नोल्ड में देखे गए थे। वो उतने अच्छे नहीं थे इसीलिए 9th आए, अगर उतने अच्छे होते तो सही में 2nd आ जाते, 3rd भी आ जाते। ये है ट्रिकी पार्ट और ये है सबसे बड़ा आंसर इस क्वेश्चन का कि भुवन
और अली जो यहाँ पर हमें दिखाई दिया, ऐसा नहीं था कि भुवन अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अली बिलाल को हराया और अली बिलाल बहुत ऑफ आ गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अली अपनी वैसी ही शेप में आए जैसे कि वो ओलंपिया में दिखे, जैसे कि वो दूसरे सब प्रो शोज़ में दिखे। अली बिलाल कभी ऑफ आते ही नहीं है, हमेशा पीक करते हैं। इस एथलीट की बस यही तो खासियत है कि हमेशा पीक करेगा। भुवन इनफैक्ट अपनी बेस्ट शेप में नहीं आए, काफ़ी फ्लैट, काफ़ी स्किनी आर्म्स के साथ फ्लैट चपटे दिखाई दिए। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। इस कंपटीशन में अली फेड नहीं हुए और फिर भी हार गए। वो अली जो पिछले साल ओलंपिया में 9th आते हैं लेकिन हार जाते हैं उन भुवन चौहान से जो पिछले साल के ओलंपिया में 16th आते हैं, और 16th के बाद तो काउंटिंग भी नहीं होती है। पर अगर हम लोग काउंटिंग करने लगे तो एग्जैक्ट भुवन का जो नंबर था पिछले साल ओलंपिया में वो था 24th। तो 24th वाला एथलीट चलो इस बार इम्प्रूव कर गया, लेकिन क्या इतना इम्प्रूव कर गया कि 9th प्लेस वाले एथलीट को खा गया? तो ठीक है, फिर तो इनको ओलंपिया में भी इनको हरा ही देना चाहिए। इसलिए अली ने बोला कि अगर यहाँ पर हार गया मैं तो ओलंपिया में भी आपको मुझे हराना पड़ेगा, कम से कम 8th प्लेस तो फिर आप भी लेकर आओ। और मुझे उनकी बात इसलिए यहाँ पर लॉजिकल लगती है। तो इसीलिए एक अच्छी शेप के ड्राई हार्ड राउंड अली बिलाल को, जो टॉप ओलंपियन है, उनको एक फेडेड शेप वाले भुवन चौहान नहीं हरा सकते हैं। अब चाहे इसके ऊपर आप कोई भी लॉजिक लगा लो, हालांकि लॉजिक लगाया है लोगों ने, बट एक चीज़ बताऊं, इस बार भुवन को सपोर्ट बहुत कम मिला है। लेकिन जितना भी सपोर्ट मिला है और लोगों के जो लॉजिक हैं भुवन के सपोर्ट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला आर्गुमेंट कि भुवन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और स्ट्रक्चर में अली से बेहतर है, राहुल से बेहतर है, इसीलिए जीत गए। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। आप सिर्फ अगर स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर तो बहुत लोगों का अच्छा है, मेरा भी शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं है ना। सब कुछ एक चीज़ को आप नहीं मान सकते हो ना। और दूसरा पॉइंट जो लोग यहाँ पर भुवन के सपोर्ट में उठा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर मैंने काफ़ी बढ़िया सा कमेंट पढ़ा कि इफ़ द गेम वॉज ऑल अबाउट having round muscle bellies with big arms, then Faulkner would have been Mr. Olympia. But he lost to Bhuvan in Optimum Classic, where Bhuvan was at his worst. पर वहाँ नहीं बोलेंगे फिक्सिंग, यहाँ राहुल और अली हार गए तो बोलेंगे फिक्सिंग। अब फिर से यहाँ पर वही वाली गलती कर रहे हैं लोग कि इन्होंने लिख दिया कि इफ़ गेम वॉज ऑल अबाउट हैविंग राउंड मसल बेलीज। ऑल अबाउट क्या बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक या कोई भी गेम ऑल अबाउट वन थिंग हो सकती है? मतलब ये पॉइंट बहुत ही गलत लोग उठा रहे हैं। यहीं पर ही आप एक तरह से वो एक ब्रेन वॉश वाला पॉइंट लोगों के सामने रख देते हो ताकि लोगों को आपसे एग्री करना पड़े। इन्होंने लिख दिया कि इफ़ गेम वॉज ऑल अबाउट हैविंग राउंड मसल बेलीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ एक ही चीज़ के बारे में नहीं होती है। राउंड मसल बेलीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी चाहिए, जो फर्कनर नहीं लेकर आ पाए थे यहाँ पर। लेकिन अली बिलाल की कंडीशनिंग, यहाँ पर राहुल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी। और फर्कनर से आप उनकी कंडीशनिंग को कंपेयर कर लो और दो चीज़ का आंसर और बोल दो कि फर्कनर जितनी ही राहुल की और अली की कंडीशनिंग थी, तो समझ आ जाएगा। तो कंडीशनिंग भी मैटर करती है। फर्कनर के पास में वो एक क्रिस्पीनेस कभी भी नहीं रहती है। तो एक पॉइंट को उठा करके ऑल अबाउट मत बोलो, मतलब ये गलत है। भुवन के पास में कोई बहुत बेस्ट कंडीशनिंग नहीं थी, भुवन के पास में कोई बहुत अच्छी राउंड मसल बेलीज नहीं थी। भुवन के पास एक फ्रेम ज़रूर था, लेकिन एक फ्रेम काफ़ी बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। कैसा होता है कि सिर्फ फ्रेम पर आप जिता दो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल के आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पहली बात तो वो अपने आर्म्स को ही ज़्यादा शो कर रहे हैं इस वाले पोज से भी, अगर आप देखो। और सेकेंडली, क्योंकि भुवन के आर्म्स स्किनी है इसलिए राहुल के आर्म्स बड़े हैं। भुवन की बॉडी का एक ये ड्रॉबैक है जिसको पॉजिटिव पॉइंट करके बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल के जो आर्म्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। आपको मालूम है आंड्रे लिंकन, आंड्रे ड्यू के आर्म्स कितने बड़े हैं? और ये एथलीट अभी सबसे बड़े आर्म्स के साथ में प्रेजेंट कर रहा है मेंस फिजिक ओलंपिया के अंदर खुद को। 2020 में 5वीं प्लेसिंग पर आए थे आंड्रे, और यही आंड्रे इतने बड़े आर्म्स के साथ 2021 में भी 7वीं प्लेसिंग पर आते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं कि इनके आर्म्स बहुत बड़े लगने लग गए थे। तो जजेस जब देखते हैं ना उन टॉप ओलंपियंस को, हम लोग बच्चे लगते हैं वहाँ पे जाकर के। भुवन एकदम चपटे और एकदम थिन लगते हैं, बहुत पीछे इसीलिए प्लेस होते हैं। एक थिकनेस बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में भी, और मेंस फिजिक में भी उतनी ज़रूरी है। अभी जो मर्जी जजिंग के स्टैंडर्ड्स आ गए हो मेंस फिजिक में, नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ना, पर वो इंडिया कर रहे हैं ना बल्किंग, अच्छे खासा साइज़ लेकर आ रहे हैं ना। क्यों वो चपटी फ्लैट फिजिक लेकर के नहीं आ जाते? क्यों वो थिन आर्म्स के साथ नहीं आ जाते हैं? क्योंकि एक्चुअली में साइज़ चाहिए मेंस फिजिक डिवीज़न में आज। तो राहुल के बिल्कुल ठीक बॉडी के प्रपोर्शंस हैं, इतने बड़े आर्म्स नहीं है। यहाँ पर अली के आर्म्स भी बिल्कुल परफेक्ट है, जितने बड़े इतने तो होने ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई आर्म्स का इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। आप आंड्रे लिंकन को देख लो और फिर अपने आर्म्स को देख लो और बोल दो कि आंड्रे से हमारे आर्म्स ज़्यादा बड़े जा रहे हैं, तो फिर चलो मान भी सकते हैं कि आर्म्स सही में बड़े हैं। एक चीज़ जो मैंने दोस्तों नोटिस करी इस लड़ाई में, वो ये कि जो लोग शेरू क्लासिक की साइड पे हैं वो किस तरह के ओपिनियन दे रहे हैं। ये ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला एक कमेंट उनकी ओर से आ रहा है कि जजेस जो डिसीजन दे दें वो ठीक है,
और हम तो इस पर कुछ ओपिनियन दें हम वो भी डिज़र्व नहीं करते, हमारी क्या औकात जजेस के आगे। तो ये काफ़ी बड़ा लॉजिक आ रहा है। हालांकि उन लोगों के साथ पास्ट में खुद पार्शियलिटी हुई है और बहुत नाराज़ भी हुए हैं और काफ़ी आवाज़ उन्होंने भी उठाई, लेकिन आज जजेस को बिल्कुल भगवान बना रखा है कि उनके बारे में तो हम ओपिनियन दे उसके भी हम लायक नहीं हैं। तो महंगी बातचीत। दूसरा पॉइंट ये है कि फेयर होता है शेरू क्लासिक। पहले भी हम लोगों ने कम्पीट किया तो ठीक ठाक रिजल्ट्स गए थे, इस बार भी कम्पीट कर रहे हैं तो भी ठीक ठाक गए हैं, जजेस तो सेम ही है, तो आई थिंक शेरू क्लासिक तो फेयर ही होता होगा। ये दूसरा ओपिनियन है। बाकी मैं एक ओपिनियन दूँ, मैंने देखा है जो बहुत दूर से उठ के आते हैं ना वो लोग अक्सर शेरू क्लासिक जीत जाते हैं। और वैसे भी कोई प्रो शो खेलने के लिए कनाडा से इंडिया तक आएगा 14 घंटे की फ़्लाइट लेके, क्यों? अमेरिका में प्रो शोज होने बंद हो गए क्या? जबकि अमेरिका तो कनाडा से बहुत पास पड़ता है, बल्कि इंडिया ही दूर पड़ता है। तो चीज़ों की बहुत सारी वजहें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। इससे पहले भी कोई इंसान 2019 में आया था, हालांकि वो प्रो नहीं थे, लेकिन वो इंडिया आए, प्रो कार्ड मिल गया और मज़ा आ गया। इतनी दूर तक जब कोई आता है ना तो मैंने देखा है अक्सर उसको वो चीज़ मिल जाती है। और मैं तो देख के हैरान हो गया यार, इतना ज़्यादा प्राइस है अगर कोई कनाडा से इंडिया तक आता है टिकट्स का। चलो इसके आसपास भी मान लो एक अंदाज़ा तो मिल ही गया ना आपको कि कितने तक की फ़्लाइट की टिकट हो सकती है। और वो भी एक ऐसे शो में खेलने के लिए कोई इंसान आता है जिस शो में प्रो शो होने के बावजूद भी प्राइज़ मनी दी नहीं गई नंबर 1 एथलीट को। ऐसा कहाँ होता है? तो यहाँ पर सिर्फ टिकट टू ओलंपिया दिया गया इनको, लेकिन कोई प्राइज़ मनी नहीं दी गई। कोई क्यों आएगा इतनी दूर तक खेलने के लिए? और इसीलिए लोगों ने तो ये बोलना शुरू कर दिया कि प्राइज़ नहीं दिया गया, प्लेसिंग दे दी गई, बार्टर सिस्टम अभी भी चालू है। तो चीज़ें अगर इतना ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस से मेल खाएंगी तो फिर लोगों की ये बातें उठनी लाजमी है। बाकी ये मेरा इसमें आपको जो जो चीज़ें जैसी जैसी थी वो आपको मैंने बता दिया। इसमें मैंने कुछ भी मेडअप नहीं किया या बिल्डअप नहीं किया। देखो प्लेसिंग की बात रही, भुवन की, अली की या फिर राहुल की, मैंने आपको बॉडी के हिसाब से बताई है कि किसको ऊपर आना चाहिए था, किसकी बॉडी कितनी डिग्रेड हुई है या नहीं हुई तो नहीं हुई, और वो चीज़ भी हमें साफ दिखाई दी। प्राइजिंग की और प्लेसिंग की मैंने आपसे बात करी कि प्राइजिंग होती है हमेशा, एक प्रो शो के अंदर नंबर 1 एथलीट को हमेशा प्राइज़ मिलता है। ओलंपिक की टिकट तो चलो मिलती ही है। बाकी लॉजिक भी बताया, कोई इतनी दूर तक आ रहा है कम्पीट करने के लिए, पास में जाना ज़्यादा फीजिबल रहेगा ना, और ऊपर से वहाँ प्रो शोज़ में प्राइज़ मनी भी तो मिलती है, बट वहाँ पर नहीं गए। बाकी इसके अलावा और क्या बताऊँ मैं आपको, बस यही है। इसके अलावा एक आदमी बेचारा बाहर से कम्पीट करने आया, शो खेल के हार के बैठा हुआ है, डाइटिंग करके आया है, गुलाब जामुन मांगे एक इंसान ने, 900 रुपये के 2 गुलाब जामुन, वो भी छोटे छोटे। इतने इतने गुलाब जामुन ले जाए यार। अब जो लोग दोस्तों इस बार भुवन को सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत कम थे, ज़्यादा करके ना सपोर्ट करने वाले लोग ही दिखाई दिए। हालांकि पिछले साल ये रेशियो ठीक उल्टी थी, पिछले साल भुवन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। इनफैक्ट कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी थे जो प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि भुवन फर्स्ट आएंगे पिछले साल, और जब वो तब फर्स्ट आए थे तो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली आप लोगों को सुनाई गई थी, और जब इस बार वो फर्स्ट आए हैं तो चीज़ें फिक्स हो गई हैं। जबकि शो तो वही है, शो तो पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स जो कुछ काफ़ी बड़े हैं वो और गंदी पॉलिटिक्स इसके अंदर अपनी खेलनी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज शायद उनको भी हो सकता है वो चीज़ें ना मिलती हो जो चाहिए। तो इसके अंदर तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज अपना चैनल गंदगी या पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा कम ही रहता है, इसलिए मैं इंडियन एथलीट्स को आप कहते हो ना कवर किया करो, कवर कर लूँगा, लेकिन उसके बाद में फिर यही है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, उसके बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, सब लोग उठ करके आना शुरू कर देते हैं। और कवर करने के लिए होता भी ज़्यादातर यही कंटेंट है कि एक दूसरे के पीछे पड़े रहो, कंट्रोवर्सी लगाते रहो और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते रहो। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कवर करने से इन चीज़ों से बचता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ऑल अबाउट ओलंपिया पे क्यों इंडियन बॉडी बिल्डिंग कवर नहीं होती है। देख रहे हो आप पिछले 1 महीने से क्या माहौल चल रहा है, HSF, शेरू या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का अपना ही कुछ बढ़िया सा गेम। तो ये था। बाकी शेरू क्लासिक के बारे में आपका यहाँ पर क्या कहना है मुझे बताना। और रियलिटी तो यही है, कुछ टाइम बाद हम लोग सब चीज़ें भूल ही जाते हैं, तो उसको भी भूल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इस तरीके से ग्रो कर रही है अभी, जो नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि पूरा एक बिज़नेस मॉडल होता है प्रो कार्ड का, और वो उसी तरीके से चलता रहेगा। जितने प्रो आगे जाके बनेंगे उतना ही ज़्यादा IFBB का फ़ायदा मिलेगा, और वो फ़ायदा सब लोगों में बटेगा। तो बस दोस्तों अब तो यही था। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।